गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 के मैराथन्स में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ कंप्लीट किया 2011 में, एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं, और मैं यहां पर सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग और सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। I was the former director and number one educator of Unacademy. Besides being a chartered accountant, besides being an educator, I am also a lifestyle vlogger. So don't forget to subscribe to my YouTube channel Anshul Agrawal, जहां पे मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। I am also a Josh Talk speaker. So if you want to know about me, my life, you can see that video of Josh Talk, and I'm also a motivator. यार सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 की एग्जामिनेशंस आने वाली है, और इसके लिए पूरी मैराथन की सीरीज लेकर मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। और सभी को कहता हूँ कि आप इन 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव किए, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ सही होगा। विश्वास रखिए सबसे पहले खुद पर, फिर ऊपर वाले पे, और फिर अपने टीचर्स पे, और तीसरा आत्मनिर्भरता रखिए। बिलीव मी, एग्जामिनेशन में आपके साथ क्या जाएगा? एग्जामिनेशन में आपके साथ कोई किताब नहीं जाएगी, एग्जामिनेशन में कोई रजिस्टर नहीं जाएगा, कोई नोट्स, कोई समरी बुक, कोई चार्ट बुक, कोई सेक्शन समरी, कुछ नहीं जाएगा। एग्जामिनेशन में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जाएगा आपका दिमाग और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन। कभी भी ध्यान रखना, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि क्लासेस अटेंड करना एक्चुअली क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ स्वॉर्ड इन मेकिंग। एक तलवार बनाने जा रहे हैं हम आप लोगों को। तो इमेजिन कीजिए, एक लोहे का टुकड़ा, पत्रा हमें दे दिया गया होता है जब आपकी क्लासेस चालू होती है। एवरी सिंगल डे जब आपकी बैचेस होती है, क्लासेस होती है, तो हम इस लोहे के टुकड़े को तलवार का आकार देते हैं। वी जस्ट गिव इट अ शेप ऑफ अ स्वॉर्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ शेप मिलने से वो तलवार नहीं बनती। एक्चुअली मेले में मिलने वाली तलवार और युद्ध में जीताने वाली तलवार, विजेता बनाने वाली तलवार, दोनों में फर्क होता है। तो ये जो क्लासेस आपकी चलती है, रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करते हैं, तो इस लोहे के टुकड़े को काट कर एक एक दिन से, एक एक लेक्चर से, एक एक टीचर आप लोगों को वो तलवार का शेप देता है। लेकिन आपको पता है इस तलवार को धार कौन देता है? इसको तीखा कौन बनाता है? इसको तीखा बनाते हैं आप लोग। क्या बनाते हैं? आप लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तब आप इस तलवार को तीखा बनाते हैं। तीखा बनाते हैं मतलब विद एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू प्रैक्टिस, यू पुट योरसेल्फ इन दैट टेस्टिंग सिचुएशन, इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर योर माइंड इज अंडर अ स्ट्रेस। देखो, टीचर जब सामने है, प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है, तब परेशानी नहीं। परेशानी तब होती है जब टीचर सामने नहीं होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है। अब उसको कैसे शुरू करना है? प्रॉब्लम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रीट करना है, इंटरप्रीट करने के बाद समझना है, बहुत सारी चीजें करनी है, और वहां सही में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये जो मैराथन सेशंस मैंने प्लान किए हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ टोटल 10 सेशंस। इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं मैराथन जो है अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सब्जेक्ट की ले रहा हूं। आई एम नॉट कंडक्टिंग मैराथन्स फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग, रीजन बीइंग वेरी सिंपल, बिकॉज अब एग्जामिशन के नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे बच्चे एडवांस्ड अकाउंटिंग नहीं दे रहे। बट स्टिल इफ यू वांट टू सी माय सेशंस, तो मैं आप लोगों के लिए उसकी लिंक्स दे दूंगा। जो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर मेरे मैराथन्स हैं, उनको आप देख सकते हैं और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। सी, मैं यहाँ पे हूं, पर मेरा कंटेंट तो है ना, तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अभी मैं आपको सीरीज के बारे में बता देता हूं। पूरी टीम का टाइम टेबल आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। हमारी पूरी टीम का मैराथन का टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है आपके सामने। यार, हम लोग ये मैराथन जो है ना, पूरा महीना ले रहे हैं। अक्टूबर मंथ, 2 अक्टूबर से मैराथन चालू कर दिया। आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है और ओवरडोज नहीं है। हर टीचर ने हर सब्जेक्ट को 2 दिन दिए हैं। तो मेरे 2 दिन कॉस्टिंग के हैं, थर्सडे फ्राइडे शाम को 7 बजे। अकाउंट्स के हैं सैटरडे संडे शाम को 7 बजे। अब ये लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यार 2-3 रीजन है। एक, लाइव के अंदर थोड़ा लाइव चैट पढ़ने में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव साइड भी है कि थोड़ा एक क्रॉस इंटरेक्शन होता है। तो मैं बीच में 1 आध 2 सेशन लाइव लूंगा, फिर रिकॉर्डेड डालूंगा।
रीजन बीइंग वेरी सिंपल, लेट्स मेक दीज सेशंस मोस्ट प्रोडक्टिव, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम। बिकॉज अगर नवंबर 23 इंटरमीडिएट नहीं निकला, मैं फिर से बता रहा हूं, लेट मी वॉर्न यू, अगर नवंबर 23 इंटरमीडिएट नहीं निकला तो May 24 इंटरमीडिएट नए सिलेबस से देना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारे पंगे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो आप ये पूरी टीम का शेड्यूल देख सकते हो। निशांत सर का टैक्सेशन है मंडे ट्यूसडे शाम को 7 बजे। दर्शन सर एफएम का मैराथन लेंगे मंडे ट्यूसडे रात को 10 बजे। आदर्श सर विल बी टेकिंग लॉ मैराथन थर्सडे फ्राइडे 4:30 PM, कॉस्टिंग मैराथन थर्सडे फ्राइडे 7 PM, अकाउंट्स मैराथन सैटरडे संडे 7 PM, एंड ऑडिट मैराथन बाय अभिषेक सर थर्सडे फ्राइडे 9:30 PM। सो योर एंटायर वेडनेसडे इज वेकेंड, यू हैव द एंटायर डे अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। सेल्फ स्टडी करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है आपको इस तलवार को धार देना है, तीखा बनाना है। अकाउंट्स के मैराथन की मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। आप यहां पर शेड्यूल देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आज के सेशन में। कल के सेशन में हम लोग 3 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देन नेक्स्ट वीक वी विल बी कवरिंग इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम्स, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रांच अकाउंटिंग। द वीक लेटर दैट accounting standards 16, 11 and 2. Now why these standards? There's a logic behind it which I will explain you in the respective session, and accounting from incomplete records. So if you look at this, पहले 8 सेशन में मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूं। अगर मैं वेटेज की बात कर रहा हूं तो 10 मार्क इसका पकड़ लीजिए, इन तीनों का मिला के 15 मार्क, 25 मार्क, 10 मार्क, 35 मार्क, 45 मार्क, 55 मार्क, 65 मार्क, अराउंड 10 मार्क, 75 मार्क एंड 10 85 मार्क के टॉपिक्स मैं पूरे सीरीज में कवर कर रहा हूं। एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है। आज जैसे मैं ये टॉपिक कर रहा हूं आपके साथ, ये टॉपिक खत्म होने के बाद नहीं, पहले मैं बता देता हूं कि मेरा मैराथन का प्रोसेस कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन करूंगा, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिसको मैं ब्रीफ रखूंगा, टू द पॉइंट रखूंगा। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो हम साथ में सॉल्व करेंगे। आज का ये सेशन होने के बाद और कल के सेशन में आने से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टॉपिक को आप एकदम खत्म कर दें। जब आपने इसकी रेगुलर क्लासेस की होगी तो रेगुलर क्लासेस करते समय you would have shortlisted some questions, you would have selected some questions. Now what you need to do is you must solve those questions and complete this topic so that before you come for tomorrow's marathon, this topic is tick marked. That should be your objective. Similarly, I am conducting marathons for cost and management accounting. कॉस्टिंग में मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, 100% सिलेबस कवर होने वाला है। 2 सेशंस ऑलरेडी हो गए, 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को, और आज आप ये मेरा अकाउंट्स का सेशन देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जस्ट टू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड्स, आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, इसीलिए ध्यान से सुन लेना। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है। मोटिवेटिंग भी हो सकता है, डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या, आफ्टर मार्क्स जान लो ताकि आपको पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 एग्जाम हो रही है ओल्ड सिलेबस की। ये एग्जामिनेशन आपकी चालू हो रही है 2 नवंबर से, ठीक है। इसका रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट करते हो मैं आपको बता देता हूं। टेंटेटिवली 31 जनवरी 2024 को आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर सपोज रिजल्ट नेगेटिव आता है, देखो 2 ही आउटकम्स हैं और दोनों आउटकम्स मान के चलना पड़ेगा। हम सभी चाहते हैं कि पॉजिटिव आउटकम, लेकिन हम सभी को पता है कि सबका पॉजिटिव आउटकम नहीं आ सकता, ठीक है। अभी अगले 30 दिन डिसाइड करेंगे क्या होगा। अगली एग्जामिनेशन आएगी मई 2024 में, और ये एग्जाम होगी नए सिलेबस से। बस सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नए सिलेबस से एग्जाम होगी, इसकी तैयारी करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा है। सो रियली स्पीकिंग, यू विल बी गेटिंग टाइम फ्रॉम February 2024 till 30th April 2024। तो अगर मैं प्रिंसिपली कहूं तो 3 पूरे महीने मिल रहे हैं। 29 डेज ऑफ February क्योंकि लीप ईयर है, 31 डेज ऑफ मार्च एंड 30 डेज ऑफ अप्रैल। 90 दिन आपको मिलने वाले हैं। अब ये 90 दिनों में आपको सिर्फ सिलेबस को रिवाइज नहीं करना है, बल्कि बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का एडवांस्ड अकाउंटिंग, क्योंकि अब नए सिलेबस में एक ही पेपर है, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स को मर्ज करके एक ही पेपर बनाया गया है। तो सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का एडवांस्ड अकाउंटिंग का पूरा के पूरा सिलेबस। नए कोर्स में एडवांस्ड अकाउंटिंग के पेपर में सिर्फ 7 चैप्टर्स है, यू हैव ओनली 7 चैप्टर्स।
जो आप कर चुके हैं, मतलब आपके लिए नया नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जो अभी ग्रुप 1 में, मतलब कुछ चैप्टर्स इसमें अभी आपके ग्रुप 1 में, कुछ ग्रुप 2 में है। जैसे अमालगमेशन आप G2 में कर रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन G2 में कर रहे हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स ये आप G2 में कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंटिंग G1 में कर रहे हैं, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स G2 में कर रहे हैं। तो नए सिलेबस में चैप्टर्स तो 7 है। आप कहोगे सर हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो नया पढ़ना है वो है ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नए सिलेबस के अंदर आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है? यू हैव टू स्टडी ऑल दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, A to Z, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने। तो अगर आपने ये एग्जाम को क्लियर नहीं किया, अगर ये एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया, तो भाई साहब बहुत महंगा पड़ेगा। ये 90 दिनों के अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ ये 90 दिन मिलेंगे, इन 90 दिनों के अंदर जो डिफरेंशियल सिलेबस है उसको कवर कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन। नामुमकिन is the wrong word to use, but it's going to be next to impossible because it's going to be extremely difficult, and I'm telling you very openly. So this should give you an additional motivation कि माकसम कुछ भी कर गुजरना है, पर नवंबर 23 को मेरे को क्रैक करने का ही करने का। और ये तो मैंने सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात करी है, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी और चेंजेस है। नाउ इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आप लोग कंप्लीट करेंगे। एग्जामिनेशंस कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ग्रुप 2 की बैचेस अटेंड करनी है तो आप हमारी ग्रुप 2 की बैचेस अटेंड कर सकते हैं। ग्रुप 2 की बैचेस जो है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से होगी। बैचेस कब से चालू हो रही है? 15 दिसंबर से चालू हो रही है। आप लोगों के सामने इसका ब्रीफ मैंने दिया है। ये पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। गूगल ड्राइव लिंक जो है वो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको क्लिक करेंगे, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो 15 दिसंबर से बैच चालू होगी। आई विल बी टीचिंग कॉस्टिंग, अभिषेक सर ऑडिट एंड एथिक्स, एंड दर्शन सर एफएमएल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कमिंग टू योर सिलेबस, ओल्ड सिलेबस का आखिरी मैराथन, आखिरी अटेम्प्ट, ये है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। जैसे कि मैंने कहा कि मैं सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर रहा हूं, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूं। तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। सो वी आर कवरिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बोनस राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, incomplete records, insurance claim, branch accounts, investments account, AS2, 10 and 16. 2, 11 and 16, I think it's not 10. 2, 11 and 16. Yeah, it's not 10. 2, 11 and 16. What we are not covering, which you have to study, revise, financial statements of company because it's a format based topic. Hire purchase and installment system, it's a very small topic. And departmental accounting. There is a reason why I have not covered these 3 topics and couple of small accounting standards. Correct? This is all you need to cover. Be participative with me throughout the session. Please open your registers. There will be questions. There will be explanation. Write whatever you want to write. Whatever you are not supposed to write, I will tell you in advance. फटाफट अपने रजिस्टर ओपन करो, अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखो। 7 बजे सेशन लगने वाला है। कब तक सेशन चलेगा ये टॉपिक पे डिपेंड करता है। किसी दिन टॉपिक छोटा रहेगा तो सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी दिन टॉपिक बड़ा रहेगा तो सेशन लंबा चलेगा, है ना। चलिए फटाफट आ जाइए, अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए ब्लैक बोर्ड टाइप का मैं पैटर्न यहाँ लेके आऊँ, एकदम ऐसा अमेजिंग लगना चाहिए। डन ऑल ऑफ यू। और सबसे अमेजिंग है ये पास में मुंडी बहुत ही बढ़िया। पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू डू सेल्फ स्टडी विद यू। बस इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, आखिरी बार मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब ये टॉपिक नए सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और उसका सोल्यूशन आपको देता है। इस टॉपिक के पीवाईक्यू एनालिसिस को देख लेते हैं। हर टॉपिक में मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस दूंगा सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू लुक एट सिंस इंसेप्शन, ये वाला जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, ये इसकी पहली एग्जाम हुई थी मई 2018 में। तब से लेकर अब तक इस टॉपिक ने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस देखे, 10, 12, 5, 10, 5, 5, 12, 20 mark question also. Can you believe 20 mark question on this one topic? November 22, no question asked. May 23, the recent examination, 10 mark question was asked as question number 5A, and November 23 is still a question mark. You will see whether you get question on this topic or not. Well, I personally believe there are 2 thoughts of school over here.
नवंबर 23 में या तो इंस्टीट्यूट उन टॉपिक्स पे एम्फोसिस कर सकती है जो नए सिलेबस से हटा दिए गए, जैसे कि ये टॉपिक, या फिर इंस्टीट्यूट जहर इग्नोर मार सकती है उन टॉपिक्स को जो सिलेबस से हटा दिए गए। अब ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट की अप्रोच फॉलो करता है, करेक्ट। हमारा काम है पढ़ना, पढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। नाउ व्हाट इज दिस टॉपिक? प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दिस एड्रेसेस एन इशू। एक सवाल और एक सवाल का जवाब देता है। क्या है वो सवाल और क्या है जवाब, समझना। पहली बात, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आता है। दिस प्रॉब्लम अराइजेस only once in the lifetime of a company, and that too in the first year of a company. Now suppose there is an ongoing business, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी at present non corporate entity है. Let's take an example. It's a partnership firm doing business in the name of ABC Associates. Now the business expands and they want to change the legal structure of their organization. और अब उनके ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्ट्रक्चर चाहते हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो दे वांट टू कन्वर्ट अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। We are not going into the details. What are the reasons of going corporate? That's out of the course right now. It's a marathon. Let's stick to the business. Now, the company incorporation process do takes time. It's not something like you have pressed a button और कंपनी बन गई। एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड अभी नई कंपनी बनाई है मैंने दोस्त, पूरी कंपनी मैंने इनकॉर्पोरेट की है, एक एक चीज अपने हाथ से की है। नेम अवेलेबिलिटी फॉर्म भरना, एमओए भरना, एओए भरना, सारे एमसीए के कंप्लायंसेस अपने हाथ से किए। 26 सितंबर 2023 को मेरी ये कंपनी बनी है, एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड। कंप्लीटली सेल्फ स्पॉन्सर्ड कंपनी, इसमें किसी का भी कोई मेंटर, समर्थन, फाइनेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं तो और भी अच्छे से पढ़ा सकता हूं। तो कंपनी जब आपको बनानी है ना, तो सबसे पहली होती है नेम अवेलेबिलिटी का फॉर्म भरना। फॉर्म आप भरते हैं, आप जो नाम चाहते हैं, आपको 2-3 नाम के ऑप्शंस देने पड़ते हैं। एमसीए की वेबसाइट पे फॉर्म अपलोड करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको जो नाम चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नाम अवेलेबल है तो फिर आपको बाकी कंप्लायंसेस करने के लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है। विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी। इफ यू fail to incorporate your company, if you fail to do all the procedures within that time limit, then that name is released to other. तो तब तक आपके लिए वो नाम रिजर्व होता है, फिर बाद में वो रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कंपनी बनाने की प्रोसीजर में टाइम लगता है। जिस दिन आप चालू करते हैं उस दिन से समय लगता है। लेकिन सवाल ये है कि वो एक डेट कौन सी कहलाती है जिस दिन हम कहते हैं कि अब कंपनी बन गई है। आई मीन टू से व्हाट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जन्म किस दिन होता है? तो आंसर है इट इज द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन हमको कंपनी का COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है दोस्तों, उस दिन हमारी कंपनी बन जाती है। तो अब ABC एसोसिएट्स का एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. This is their one complete financial year. Now during the year they want to convert their existing partnership firm to a private limited company. Whatever date they may initiate the incorporation procedure, that doesn't matter. What matters is the date of certificate of incorporation, because ये वो डेट है जिस दिन एक आर्टिफिशियल पर्सन का बर्थ होता है। ये वो डेट है जिस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो अब सपोज यहाँ पे 30 सितंबर 2019 को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है दोस्तों। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है? इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। And from 1st October to 31st March, the legal status, the structure has changed to a private limited company. Now, what is the problem statement? Is for this one complete financial year, I want to know how much was my profit attributable to the partnership firm and how much was the profit attributable to the company. There are two options, there are two methods to find out this. The first method, पहला मेथड पता है क्या? आप दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। The first financial statement will be from 1st April till 30th September, उसको क्लोज करेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का।
क्लियर है? और दूसरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा कंपनी का 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक का। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आप एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द कंप्लीट ईयर 2019-20, then you will need to split all the incomes and expenditures between the pre-incorporation period and the post-incorporation period. What do you mean by pre-incorporation period? It is the period before the company is incorporated. तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले तक का जो भी पीरियड होता है दोस्तों, उस पीरियड को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। समझ में आ रहा है? अप टू COI, and the period after COI is known as the post incorporation period. So if you are preparing one set of financial statements, then you have to find out the profit of pre-incorporation and the post-incorporation period. The question that arises, why? Why do we need to do this adventure? Why this additional exercise? Because क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे साल भर का प्रॉफिट जो है वो कंपनी का प्रॉफिट है? The answer is no. Because कंपनी तो 30 सितंबर को बनी है यारो, तो 30 सितंबर के बाद का जो प्रॉफिट है सर्टनली वो कंपनी का प्रॉफिट है, बट 30 सितंबर के पहले का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो उसको कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो सर एक काम करते हैं ना, सिंपली हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रेशियो में। सपोज आप यहां कह रहे हैं 6 months is pre-incorporation, 6 months is post-incorporation. Why don't we simply distribute net profit in that ratio? The answer is because जो net profit है, it is just an outcome. Net profit कैसे निकला है? It is derived by deducting expenses from income. So जो incomes हुई है और जो expenses incur हुए हैं, जरूरी है क्या वो income और expenses uniformly हुए हो? I mean, क्या जरूरी है कि हर महीने इक्वल अमाउंट ऑफ सेल हुआ है? क्या जरूरी है कि हर महीने इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है? आंसर इज नो। Therefore, you cannot simply distribute the net profit in time ratio, in the ratio of number of months. You need to distribute each and every income and expenditure between pre-incorporation, post-incorporation period on the basis of the information given in the question. जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको कंसिडर करना है और उसके हिसाब से उसको स्प्लिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो हो गया मोडस ऑपरेंडी। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, it should be debited or credited to the P&L account. Why P&L account? Because post incorporation का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका नेचर होता है रेवेन्यू। क्या नेचर होता है? रेवेन्यू। इट इज अ रेवेन्यू रिजर्व। प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर प्रॉफिट हुआ है, समझना, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व में। प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर लॉस हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर लॉस हुआ है तो हम उसको डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट, बिकॉज इट इज अ बिजनेस एक्विजिशन एक्सपेंडिचर। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन में पढ़ते हैं, इट्स अ बिजनेस एक्विजिशन एक्सपेंडिचर। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस फ्रॉम हियर इज, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स और रिजर्व? रिजर्व का मतलब क्या होता है? अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। जो भी पैसा आपने कमा रखा है, कमा के सेव करके रखा है, उसको कहते हैं रिजर्व। रिजर्व इज नॉट अ कमर्शियल वर्ड, रिजर्व इज एक्चुअली अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। आपने टर्म सुने होंगे, वाटर रिजर्वायर, नेचुरल रिजर्वायर, है ना। रिजर्व्स का मतलब है एक तरीके से सेव करके रखा हुआ। तो जो प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस में बचा के रखा है उसको कहते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। What do you mean by capital reserve? Capital reserves are those reserves which are created out of capital receipts. अब यहां पर ये कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब वही है दोस्तों जो आपने सीए फाउंडेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट पढ़ा। एग्जैक्टली वही है। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच डू नॉट ऑकर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो रिसीट्स जो कि क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो,
जिंदगी बस तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, ओनली एंड ओनली वन। कैपिटल रिसीट से बनता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के होते हैं रेस्ट्रिक्टेड यूजेस। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसीलिए तो मैंने कहा क्योंकि तुम ही हो, जिस चीज के लिए बनाए बस उसी का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सर एक एग्जांपल दे सकते हो कैपिटल रिजर्व? अरे ये लो, रीवैल्यूएशन रिजर्व इज अ कैपिटल रिजर्व। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? जब भी आप अपनी एसेट्स या लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू करते समय अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। नाउ दिस रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, द क्रेडिट स्टैंडिंग in revaluation reserve account is a capital receipt, capital reserve. Why is it so? Because it happens once in a while. क्या आप रोज रोज बैठ के एसेट्स को रिवैल्यू करते हो? नहीं, it happens once in a while, therefore capital receipt, capital reserve, therefore restricted use. But if it's a revenue reserve, what do you mean by revenue reserve? Revenue reserves are created out of revenue receipts. Revenue receipts are such receipts, ये वो रिसीट्स होती है जो जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। मतलब किसी भी लड़की को देखकर जब आपका दिल दीवाना बोलता है ओले ओले ओले, मतलब मेरा दिल जो है सबके लिए अवेलेबल है। ये एक ऐसा रिजर्व है जो सबके लिए अवेलेबल है, किसी को मना करने की नेचर ही नहीं है भैया। जिसको चाहिए ले लो, खुला है दिल अपना, जिसको जितना चाहिए ले लो, मांग लो बस। Revenue reserves are created out of revenue receipts. Revenue receipts are those receipts which takes place in the ordinary course of business. समझ में आया? Ordinary course of business. That's all. Simple. अब ये इस चैप्टर के क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक दो चीजें यहां पर बता देता हूं, बहुत मैंडेटरी है। नंबर 1, इस चैप्टर के अंदर दो रेशियोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टू रेशियोज, वन इज टाइम रेशियो एंड अनदर इज सेल्स रेशियो। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये दो रेशियोज आपको देखने ही देखना है। एक है टाइम रेशियो, एक है सेल्स रेशियो। दूसरी चीज, इस चैप्टर के क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मिस द वर्किंग नोट्स यू विल सर्टेनली लूज सम मार्क्स। सो वर्किंग नोट्स बनाना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड बाकी तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं। फटाफट आइए अपने रजिस्टर में करते हैं ये पहला वाला क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट किया गया है जिसकी मदद से आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाए, इस चैप्टर का मैक्सिमम एक्सपोजर आपको मिल जाना चाहिए। चलिए फटाफट आइए अपने रजिस्टर में, पढ़े क्वेश्चन। तैयार हैं सभी लोग? वैसे तो मैं आपको नहीं देख सकता हूं क्योंकि मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, ठीक है, पर वैसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको सेंस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, चैट्स को विजुअलाइज कर सकता हूं। सो पता नहीं बार बार नजर उधर जाती है जहां पे लाइव चैट होता है ना, वहां नजर जाती है। अच्छा बच्चों ने कुछ लिखा होगा, अमेजिंग है। जब आपका ये सेशन चल रहा होगा तो मैं उस समय हूँ इंदौर में, एकाग्रता का ऑफिस है इंदौर में, और मैं 1 अक्टूबर को इंदौर आ गया था और तब से लेके मैं अभी तक इंदौर में रहूँगा और काम चल रहा है बहुत सारा। पर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन पहले कर रहा हूँ, 8 से 9 दिन पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी बजी है रात के 8। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहले काम करो, पहले एक फॉर्मेट बना लो अपने पास, ये पूरा फॉर्मेट बना लो ताकि पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। कम टू योर रजिस्टर, प्रिपेयर द फॉर्मेट। देखो भैया मैं तो पूरा बना गया हूँ फॉर्मेट, आप भी बना लो फॉर्मेट, मुझे नहीं फॉर्मेट को। 2 मिनट रुकता हूँ, हाफ से क्वार्टर पेज का फॉर्मेट बना लीजिए, 3/4 पेज के लिए फॉर्मेट बना लीजिए।
जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। रेवेन्यू रिजर्व ना बड़े कैसानोवा टाइप का होता है, ठरकी टाइप का, मतलब ठरकी टाइप का। कैपिटल रिजर्व कमिटेड, फक्त तुझ्याशी प्रेम, आई तुझं आशीर्वाद, आई तुझं आशीर्वाद। सो 3/4 पेज का ये फॉर्मेट और उसके बाद में वर्किंग नोट्स। कुछ लोग टोटल कॉलम बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कहाँ जरूरत है? Done all of you? चलिए, the partners Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into a private limited company called Messrs KV Trading Private Limited with effect from 1st July 2002. The same books of accounts were continued by the company which closes its book for the first time on 31st March 23. इस चैप्टर में और इस चैप्टर के क्वेश्चन में 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है डेट ऑफ एक्विजिशन या फिर ईयर बिगिनिंग डेट, दूसरी होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी बनी है वो डेट, और तीसरी होती है ईयर एंडिंग डेट, येड़ा येड़ा ईयर एंडिंग डेट। ठीक है, नोट्स अपलोडेड हैं गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव की लिंक कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट में पिन की गई है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ इनकॉर्पोरेशन डेट आपको दी है 1 जुलाई 2002, ईयर एंडिंग डेट दी है 31 मार्च 2003। अब डेट ऑफ एक्विजिशन तो दिया ही नहीं है, बट क्वेश्चन में एक इंडिकेशन है। क्वेश्चन कहता है दैट द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी which closed its account on 31st March 2003. इसका मतलब है the year beginning date would have been 1st April 2002. Now when you got these 3 dates and you compare these 3 dates, you get time ratio. मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक, अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीनों का समय है इसको कहेंगे हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, अप्रैल, मई, जून। जुलाई ऑनवर्ड्स टिल मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 9 months will be post incorporation period. Now if you calculate, you get your time ratio from here as 3:9 or 1:3. check all of you. सबसे पहला सबसे बेसिक रेशियो आपको मिलता है टाइम रेशियो। अब सवाल यह कि सर ये टाइम रेशियो को यहां पर स्टेटमेंट में कैसे दिखाना है? वेल, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो मुझे सबसे सही लगता है कि आपको प्री और पोस्ट के कॉलम में डेट्स लिख देनी चाहिए, विषय खत्म। मतलब सर 1 अप्रैल 2002 टू 30 जून 2002, 1 जुलाई 2002 टू 31 मार्च 2003। और एक चीज करनी चाहिए, मैं हमेशा सिखाता हूं रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ाते समय, whenever you complete this statement, अभी नहीं करना, बाद में करना, स्टेटमेंट के नीचे 2 रेशियोज लिख दिया करो, टाइम रेशियो 1:3 और सेल्स रेशियो, क्योंकि ये 2 रेशियो सबसे कॉमन रेशियोज है, तो इन दोनों रेशियोज को अच्छे से यहाँ पर लिख लेना चाहिए। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन निकल गई। रुपीज इन लैक्स दिया है तो हम भी यहाँ सोल्यूशन में आएंगे और लिख देंगे रुपीज इन लैक्स। आप भी आइए और लिख दीजिए यहाँ पे रुपीज इन लैक्स। नाउ टर्नओवर दिया है, टर्नओवर मतलब सेल्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। अब देखो, मुझे अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं? सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 240 की सेल्स है माइनस 102 का COGS है, तो दोनों को मैं माइनस करता हूं। 240 माइनस 102 दैट गिव्स मी 138 इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? जनरली सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इनडायरेक्ट इनकम अपियरिंग, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स कमीशन है, सैलरी है, MD रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, रेंट है, बैड डेट्स है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ऑडिट फीस है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। तो हर एक एक्सपेंडिचर का कोई बेसिस होगा। देयर विल बी अ बेसिस टू अपोर्शन द एक्सपेंडिचर इन प्री एंड पोस्ट। अब ये बेसिस जो है इसमें दो चीजें ध्यान रखना। पहली बात, सबसे पहले देखना क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन किसी बेसिस के बारे में कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है, कह रहा है, तो सबसे पहले आपको उसे फॉलो करना होगा। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो फिर आप अपना दिमाग चला सकते हो, जनरलाइज्ड बेसिस ले सकते हो। मतलब इफ आई हैव टू स्पीक अप दिस एंटायर थिंग इन वन सेंटेंस, आई हैव टू सम अप इन वन सेंटेंस, आई विल सम अप एज जहां एक्सप्रेशन होता है वहां अजम्पशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां एक्सप्रेशन नहीं है वहां अजम्पशन करना पड़ेगा। Let's look at it. The average monthly sales are doubled from this date and the GP ratio remains constant. यहां से हमें मिलेगा सेल्स रेशियो, जिसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। नो प्रॉब्लम। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बिफोर ऑन 31st May 2002। वेट, कंपनी कब बनी है? लुक एट द डेटा। व्हाट इज द DOI? सर DOI is 1st July 2002. And what is the date when you have sold all the investment? Sir, 31st May 2002. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपने बेची है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी बनने से पहले बेच दी है। ध्यान से देखो, कंपनी कब बनी यारो? 1 जुलाई को। 1 जुलाई के बाद इन्वेस्टमेंट्स है कि आपके पास? नहीं है। यू हैव सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1st of May, 31st of May. That means if there is anything relating to investment, that will go to pre-incorporation period, like interest on investment. ये इंटरेस्ट इनकम कौन से पीरियड की होगी? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की। लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कौन से पीरियड का होगा? प्री इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज कंपनी बनने के बाद इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे। ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम 1st October 2002। तो यहां से हमें मिलेगा सैलरी का रेशियो, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने किसके लिए रखा है? सेल्स रेशियो के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 मैं बना रहा हूं सैलरी के लिए। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके। ओके। द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस on 1st of July 2002 for which the rent of 20,000 per month was payable incurred। रेंट के केस में दो टाइप की एडजस्टमेंट्स आती है इस चैप्टर में। एक एडिशनल स्पेस टेकन ऑन रेंट, जो हम यहां देख रहे हैं, और दूसरा इंक्रीज इन रेंट। एडिशनल स्पेस नहीं लिया, बस रेंट इंक्रीज हो गया। तो रेंट कहां पे है? रेंट पे मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3। रेंट के केस में चेक करिएगा, आई एम राइटिंग वर्किंग नोट नंबर 3। Bad debts recovered amounting to ₹50,000 for sales made in the year 2000 का मतलब क्या है? समझना। It has been deducted from the bad debts mentioned above। अब समझना, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है ये। If you look at the bad debts debited to your P&L account, how much are they? 1 लाख रुपीस। ये जो 1 लाख रुपीस के बैड डेट है ना, ये 1 लाख रुपीस के नहीं है। एक्चुअली बैड डेट 1.5 लाख रुपीस के थे, लेकिन 50,000 बैड डेट रिकवर्ड is deducted from the amount of bad debts. What I mean to say is these bad debts what are given over here are net bad debts. Actually सीन क्या था मैं आपको बताता हूं। Actually सीन था bad debts 1.50, 1.5 लाख का, उसमें से माइनस हुआ है bad debt recovered 0.50. So what are your net bad debts? 1.00। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडजस्टमेंट कह रहा है। पढ़ो वापस। बैड डेट रिकवर्ड अमाउंट टू 50,000 फॉर अ सेल्स मेड इन द ईयर 2000। इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट्स मेंशन्ड अबव। दैट मींस
Actually, bad debts are 1.5. But why are they appearing 1? Because there is a recovery of 0.5, and that recovery is relating to the year 2000. This means it is relating to pre-incorporation period. I cannot distribute the net bad debts of 1 lakh between प्री इंकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड. वो ट्रीटमेंट गलत होगा, क्योंकि एक्चुअल बैड डेट 1 लाख है ही नहीं. एक्चुअल बैड डेट है 1.5 लाख रुपए. और ये जो बैड डेट्स है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स रेशियो में, क्योंकि बैड डेट्स रिलेट्स टू डेटर सेल्स रेशियो. और ये जो 50,000 रुपए है ना बैड डेट रिकवर्ड है, 50,000 रुपीज, ये इनकम अपीयर होगी सिर्फ और सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन की. पोस्ट की अपीयर नहीं होगी. ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है ये. ऑडिट फीस पर्टेन्स टू कंपनी. ऑडिट फीस को लेकर ध्यान रखना है. ऑडिट फीस में टैक्स ऑडिट फीस आती है तो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कंपनी ऑडिट फीस आती है तो पूरी तरह पोस्ट में जाएगा. और सिर्फ ऑडिट फीस अगर दिया होगा तो क्वेश्चन के अंदर उसको एक्सप्लेन किया होगा कि ये ऑडिट फीस किस चीज की है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर सच पीरियड. दैट्स ऑल. हमें कुल मिलाकर 3 वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेगी और ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होगा. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये हेडिंग्स दिए ना उसको एज इट इज वहां पे कॉपी कर लेते हैं, फिर उसका बेसिस लिख लेंगे. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. Instead of writing turnover and cost of goods sold separately, can I not net it up and write down gross profit? The answer is yes. तो मैं जैसा कर रहा हूं मेरे साथ कीजिए. आइए आपके रजिस्टर्स में ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं ब्रैकेट में लिखता हूं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सी ऊपर की लाइन में लिख दिया. आप ये एडवेंचर ऐसा ना करें please. These turns are performed in the supervision of experts. Please do not try at home. इसका रेशियो होगा सेल्स रेशियो, बिकॉज जीपी रेशियो इज कांस्टेंट. तो अब जीपी रेशियो कांस्टेंट है तो सेल्स रेशियो ही जीपी रेशियो होगा. अदरवाइज वी कैलकुलेट जीपी रेशियो. एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था जहां पे जीपी रेशियो चेंज हो रहा था. ध्यान से देखना. ठीक है. इसके अलावा यहां पे 2 इनकम और है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में बेच दिए हैं, ये पूरी की पूरी जो इंटरेस्ट इनकम होगी ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगी. हाउ मच इज दैट फिगर? इट इज 6.00. तो इट विल गो टू प्री इनकॉर्पोरेशन. विल राइट अप टू 2 decimals. देन देयर इज वन मोर इनकम, डोंट फॉरगेट, बैड डेट रिकवर्ड. बैड डेट रिकवर्ड, वो जो 50,000 की रिकवरी हुई है, it pertains to sales made in the year 2000. मैंने क्या कहा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले का जितना भी पीरियड होता है वो पूरा के पूरा पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. तो 50,000 रुपए की जो रिकवरी हुई है वो प्री इनकॉर्पोरेशन की इनकम में जाएगी. ठीक है. अब यहां से मैं डिडक्ट करूंगा एक्सपेंसेस. वी विल लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस वन बाय वन. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया. एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स कमीशन. एडवर्टाइजमेंट का बेसिस क्या होगा? सेल्स रेशियो. एग्जाम में एसआर लिख सकते हैं पक्का, नो प्रॉब्लम. सेल्स कमीशन, सेल्स रेशियो, बहुत बढ़िया. सैलरी के लिए लिखना है वर्किंग नोट नंबर 2. Working notes are important part of your answer. Managing director's remuneration and interest on debenture. MD's remuneration, interest on debenture. ये दोनों कहां पे जाएंगे बेटा जी? दोनों ही जाएंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में. क्यों? मैनेजिंग डायरेक्टर कब बनते हैं? कंपनी बनने के बाद. और डिबेंचर्स भी कब इशू होते हैं? कंपनी बनने के बाद. तो 6 and 2.5. 6.00 माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 2.50. अरे सर मेरे को पता है आप बवाल मचा रहे हो, प्री में लिख दिया. आंखें मसल कर देख, मैंने प्री में लिखा ही नहीं है, पोस्ट में लिखा है.
मुझे पता है टीचर एक गलती टीचर की ढूंढ रहे हो, फिर जो मसलोगे ना तुम, जो रगड़ोगे ना तुम उनको, मेरे को पता है। मैं रिकॉर्डिंग करते समय भी ये विजुअलाइज कर पा रहा हूं कि क्या रगड़ रहे होंगे ना तुम लोग मेरे को, इतना जबरदस्त वाला मेरे को पता है। नो मर्सी, मर्सीलेसली। रेंट वर्किंग नोट नंबर 3। बैड डेट्स, बैड डेट्स अब 1 लाख रुपीज नहीं लेना है मुन्ना, बैड डेट लेना है 1.00 प्लस 0.50, 1.5 लाख टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो। अब देख लो सेल्स रेशियो मिल जाए, कितना सारा काम हो जाए हमारा, है ना। अंडर राइटिंग कमीशन, इट इज अ कमीशन पेड ऑन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कंपनी, सो पोस्ट। अंडर राइटिंग कमीशन पोस्ट, ऑडिट फीस पोस्ट, क्योंकि कंपनी ऑडिट फीस है। अंडरराइटिंग कमीशन ऑडिट फीस पोस्ट, पोस्ट। देखो प्री में डैश किया, रगड़ना मत, अभी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब तुम मुझे रगड़ रहे होगे ना, ये प्रीमियर चल रहा होगा ना, तब मेरे को बैठे बैठे हिचकी आ रही होगी कहीं ना कहीं किसी कोने। प्रैक्टिस कर रहा हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री में जाएगा 1 लाख। एंड डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो, मैं बोला इस क्वेश्चन के अंदर टाइम रेशियो को इज्जत है कि नहीं है, वो बोला है ना इज्जत। डेप्रीसिएशन है 4.00, टाइम रेशियो 1:3, तो 1.00 3.00, चेक करो। एक ही मिनट, चेक करिए यहां तक सभी का हुआ क्या, मेरे को 1-2 लाइंस कम पड़ गई यार। एक दो लाइंस कम पड़ गई। Done all of you? सो इसके नीचे ना 3 लाइंस चाहिए बेसिकली, एक तो प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस का, और दूसरा ट्रीटमेंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा उसको। चलिए अब एक एक करके वर्किंग नोट्स यहाँ पे बना लेते हैं। नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो will be used as a GP ratio if the GP ratio is constant. So if question talks nothing, it's silent on this point, we can assume that GP ratio is constant, and if GP ratio is constant तो GP को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या बोल रहे हो सर, क्या मतलब, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ आप भी एक समझ, समझ समझ के जो ना समझे हमारी समझ में वो ना समझे, समझ रहे क्या नहीं समझे, 0.25x में देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स रेशियो के लिए हमें देखना है कि टाइम रेशियो हमारा क्या है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जब तक तास है तब तक आस है, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सेल्स कितना है चेक करो। एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2002। सेंटेंस अच्छे से पढ़ना, एवरेज मंथली सेल्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में कोई तुम्हारा साथ देना दे, एक इंसान तुम्हारा हमेशा साथ देगा, और वो है तुम्हारा एक्स। आमी तुमाके बालो बाची, आई होप मैंने सही बोला है। मला तुझ्याशी प्रेम आहे रे,
आमी तुम्हाके भालो बाची। इसका मतलब है एक्स आपका हमेशा साथ देगा। 1 जुलाई 2002 के बाद आपका सेल डबल हो गया है नादान परिंदे। मतलब 1 जुलाई के पहले क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं मेरा सेल है एक्स। सो अगर 1 जुलाई 2002 के पहले मेरा सेल है एक्स, तो 1 जुलाई 2002 के बाद मेरा सेल होगा 2x। और अगर गौर से देखते हैं तो 1 जुलाई मेरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है मुन्ना। इसका मतलब है फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड अप्रैल मई जून 3 months माय सेल इज x, एंड फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 9 months माय सेल इज 2x। 3 months x, 9 months 2x। અહીંયા 3x છે, અહીંયા 18x છે। તમારો સેલ્સ રેશિયો છે 1:6। समझी गયું का मोटा भाई? शाबाश। Your sales ratio will be 1:6। Check all of you. So now सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं सेल्स रेशियो 1:6। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट। ये स्टेटमेंट के नीचे टीआर और एसआर लिखने का जैसे शगुन का 1 रुपया ऐसा 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 चिपका दो ना, वैसे। बहुत बढ़िया। थोड़ा नजदीक आ जाओ, इतना दूर क्यों खड़े हो? अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। 1:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी चीजें। जीपी आया हमारा 138। 1:6 डिवाइडेड बाय 7 होता है। पहला 1:6 मतलब 1 + 6, 1 + 6 डिवाइडेड बाय 7। तो डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 19.71 आएगा। चेक करना, 19.71। और 6 इक्वल टू 118.29। 118.29, ठीक है। एडवर्टीजमेंट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। एडवर्टीजमेंट इसको हो गया, इसको हो गया। 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 7 आइला 0.43 and into 6 equal to 2.57। एडवर्टीजमेंट के बाद है सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन बिल्कुल इसका डबल है सेल्स रेशियो। तो 6 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 0.86। 5.14। सैलरी रुक जाइए, वर्किंग नोट नंबर 2 है सेल्स रेशियो में। और क्या है? बैड डेट्स 1.5 डिवाइडेड बाय 7 0.21। भाई साहब, जब एग्जाम में ऐसी फिगर्स आती है ना, कॉन्फिडेंस पूरा ऐसा जमीन पे एकदम जमीन दोस्त हो जाता है। कॉन्फिडेंस पूरा हाईला चल के आ रहा मेरी जिंदगी में 1.29। और क्या है, और क्या है? और कुछ नहीं। सेल्स रेशियो के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि प्लीज डू टेक बेनिफिट ऑफ स्टेप वाइज मार्किंग। जितने स्टेप वाइज मार्किंग का बेनिफिट लेंगे उतना आप खुद की सक्सेस को श्योर करेंगे। क्योंकि आज के मैराथन के शुरुआत में मैंने बोला है कि अगर नवंबर 23 अटक गया, अगर नवंबर 23 अटक गया मुन्ना, तो बाद में बड़ी परेशानी होगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम खत्म होने के बाद अगर पता चल गया कि भैया अपनी दाल नहीं गलने वाली है अटेम्प्ट में, फटाक से पेन ड्राइव ले लेना। हमारी ग्रुप 1 की बैचेस की फ्रेश रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। अभी ऑलरेडी बैचेस चल रही है। सीए इंटरमीडिएट मई 24 की लाइव बैचेस, उसका गूगल ड्राइव पेन ड्राइव आप परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे। वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज का है? सैलरी रेशियो। सैलरी के लिए क्या कह रहे हैं? एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2002। ओके, ज्यादा ही जगह रोक ली मैंने इसमें, एक सेकेंड ना। एक पेज इंसर्ट कर लूंगा। अब देखो, सैलरी का जो डेट ऑफ चेंज है ना, वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, समझना। इट इज नॉट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, क्विकली कैलकुलेट कीजिए सैलरी रेशियो। ट्राई टू कैलकुलेट सैलरी रेशियो। आई वांट यू गाइस टू गिव इट अ ट्राई। कम ऑन ऑल ऑफ यू। मैं तो बता ही दूंगा बाद में, बट आप एक बार ट्राई कीजिए।
2-3 मिनट मैं रुक रहा हूँ क्योंकि इसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव अ ट्राई. थर्टी सेकेंड्स ओवर. आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो समझ में आएगा कि यार कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1 minute over. Last 30 seconds. In fact, 20 seconds. टाइम अप. देखो, दो तरीके हैं. पहले सिंपल बताता हूँ, फिर कॉम्प्लिकेटेड बताता हूँ. सबसे पहले क्या करो, पूरे फाइनेंशियल ईयर को लिख दो. यहाँ एग्जाम में भी चलेगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा है? अप्रैल, मई, जून. पोस्ट. अब सैलरी के बारे में क्या कहा? द एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम 1 October. मतलब 30 सितंबर तक सैलरी है एक्स. तो मैं क्या करता हूं, 30 सितंबर तक हर जगह एक्स लिखता हूं. फ्रॉम 1 October आई राइट 2x, 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 2x. Now you just calculate. Simply your ratio is over. 3x, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 and 3, 15x. तो सैलरीज का रेशियो हो गया 3:15x. चेक करिएगा, 3:15x. तो अब सैलरी का जो एक्सपेंडिचर है 3:15 मतलब 1:5 रेशियो में डिवाइड होगा. 18 divided by 1:5, 6. So that will become 3 and 15. चेक करिए कितने लोगों का सही आया है, प्लीज चेक कीजिएगा. 3 and 15. लास्ट आता है रेंट रेशियो. आई नीड टू इंसर्ट अ पेज ओवर हियर फॉर रेंट रेशियो. ओके, वर्किंग नोट नंबर 3. रेंट का रेशियो ना निकालकर हम रेंट का एक्चुअल कैलकुलेशन ही देख लेते हैं. यहाँ पे एडिशनल स्पेस जो है वो रेंट पे लिया गया है और वो लिया है 1 जुलाई 2002 को. 1 जुलाई 2002 इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब जिस दिन कंपनी बनी है उस दिन आपने एडिशनल स्पेस रेंट पे लिया है. तो एक फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया उसके लिए, अच्छे से देखिएगा. आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मेट. इट्स क्वाइट इजी. पर्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड टोटल. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो टोटल रेंट है
जो आपके पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है, कितना दिख रहा है टोटल रेंट? 5.5। इस 5.5 के टोटल रेंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं दो अलग अलग प्रीमाइसेस में, प्रॉपर्टीज में। एक एग्जिस्टिंग स्पेस और दूसरा एडिशनल स्पेस। अब अच्छे से समझिएगा। The additional space is taken on rent on 1st of July 2002। इसका मतलब क्या है? ये जो एडिशनल स्पेस है ये 1 जुलाई 2002 को रेंट पे लिया है, मतलब कंपनी बनने के बाद। इसका मतलब है यारों, एडिशनल स्पेस का पूरा के पूरा रेंट जो है वो पोस्ट के पीरियड में जाएगा। हाउ मच इज द रेंट ऑफ एडिशनल स्पेस? 20,000 पर मंथ into 9 months, because post incorporation is 9 months. तो 20,000 means 0.20, no, rupees in lakhs ही है ना, हाँ, 0.20 into 9 months। तो rent of only additional space will be attributed to post incorporation period, it comes to 1.80। So out of total rent of 5.5, rent of additional space is 1.8। So what is the rent of existing space? 3.70। This is your balancing figure, है ना? 5.5 minus 1.8। एडिशनल स्पेस का पूरा के पूरा रेंट पूरी तरह पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, क्योंकि कंपनी बनने के बाद लिया है। मतलब एग्जिस्टिंग स्पेस का जो रेंट है दोस्तों, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टाइम रेशियो में। रेंट इज अ टाइम रेशियो एलिमेंट। तो 3.7 को टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। व्हाट इज योर टाइम रेशियो? 1:3। तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 0.925 2.775। चेक करिए। मतलब रेशियो की जरूरत ही नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात? रेशियो की जरूरत ही नहीं है, एकदम एक्यूरेट फिगर्स आपको मिल गई है। सो मैं यहां पर आकर लिखता हूं 0.925 एंड 4.575। सारी चीजें हमारी यहां पर हो गई है। नाउ लेट्स क्विकली कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इज इट कमिंग? चेक करना। 18.785 फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं 18.785। प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी लिखना है। क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पोस्ट में $74.215। कुछ गलत हुआ है क्या? वापस चेक करता हूँ। 2.57 plus 5.14 plus 15 plus 6 plus 2.5 plus 4.575 1.29 plus 2 plus 2 plus 3 minus 118.29 74.215। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया है। क्रेडिट टू P&L अकाउंट, क्रेडिट टू P&L अकाउंट। चेक ऑल ऑफ यू। कुछ कमी रह गई है कहीं पे, टोटल प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है। लेट मी चेक वंस। क्वेश्चन मेरे सामने, मैं खोलता हूँ यहाँ पे, इससे चेक करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
6. $74.185. कुछ तो माइन्यूट सा डिफरेंस है कैलकुलेशन का. 92.97, 93.5 आना चाहिए. 2 मिनट और दीजिए. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मोड़ेंगे नहीं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर ले लिया है मैंने 6. बैड डेट रिकवर्ड 0.5. एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो कितना है हमारा 1:6. 1:6 मीन्स 7. 1 + 6 7. एडवर्टीजमेंट 3 डिवाइडेड बाय 7 0.43. ऊपर नीचे क्यों करूँ 2.57. सेल्स कमीशन 1:7 में डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके इसके बाद 6 और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में मैंने गोंधड़ के लिए इथे 2.00 लेने का है. मिल गई मिस्टेक. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. 15 + 6 तो 4.575 + 1.29 8.26 74.685. अब सही है. इन दोनों की टोटल प्रॉफिट से मैच होना चाहिए. 18.785 93.5 राउंडिंग ऑफ में मैच हो रही. यस डन ऑल ऑफ यू. मजा आ गया. अब है भाई भारी क्वेश्चन. तो अब आएगा. ब्रेक वेक लेना है? आई डोंट थिंक सो. मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आप लोग देख लो ब्रेक लेना है तो 2 मिनट रुक जाता हूँ. जो 20 मार्क का PYQ है ना वो अभी हम देखने वाले हैं. मई 2022 का PYQ है. मई 2022 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा माँ कसम इंस्टीट्यूट ने भी. नवंबर 23 में अपना बेस्ट देना है. बहुत सारे ओपन पॉइंट्स हैं अभी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. एग्जामिशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं. ऑब्वियसली मैंने उस पर एक वीडियो लिया है डेडिकेटेड तरीके से. बट अभी उसके बारे में सोचने का समय नहीं है. बस इतना मैं कहूँगा. चलिए शैल वी गेट बैक टू द वर्क. ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों पानी की बॉटल्स लेके बैठता हूँ मैं. इतना स्पीकिंग हो रहा है ना सो थ्रोट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है. डॉक्टर ने कहा कीप इट लुब्रिकेटेड एंड कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर so that your throat is lubricated. Now Cool Limited was formed to take over running business of Fire Limited with effect from 1st April 2021. Date of acquisition 1st April 2021. Date of incorporation 1st of August 2021. And the certificate of commencement of business was obtained
अच्छा 1 अक्टूबर, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त नहीं होगा, ये होगा 1 अक्टूबर 2021। अमेजिंग। No entries relating to transfer of business were entered in the books which were continued till 31st March 2021, year ending date 22, sorry, pre post April, May, June, July, August and September, 6 months pre, October, November, December, January, February, March, 6 months post. What's your time ratio? 1:2. Check all of you. Time ratio will be 1:2. Check all of you. Now, the following trial balance was extracted. सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों को डिडक्ट करेंगे, जीपी डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। निकाल लें, यहां पर लिख लें। So 19,20,000 minus 15,54,000, 3,66,000। रेंट है, सैलरीज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, कैरेज आउटवर्ड है, प्रिंटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, डायरेक्टर्स फी है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है, बैड डेट्स है, कमीशन है, ऑडिट फीस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट टू वेंडर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, कूल लिमिटेड कैपिटल बैलेंस दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, डिबेंचर्स दिया। मां कसम, अब समझ में आ रहा है 20 मार्क का क्वेश्चन क्यों है भाई। ऐसे क्वेश्चन के साथ ना खाने का डब्बा, सोने के लिए तकिया, ओढ़ने के लिए रजाई, लिक्विडेटर, सब कुछ दिया करो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। The total sales for the year arose evenly up to the date of certificate of commencement, whereafter they spurted to record an increase of 2/3 during the rest of the year. यहां से हमें मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स रेशियो। The company deals in one type of product. The company deals in one type of product. The unit cost of goods sold was reduced by 10% since 1st August 2021 as compared to the pre-incorporation period. So pre-incorporation period में आपका cost of production अलग था, यहां पर cost of production अलग है। अब यहां पर एक confusion point आप देख रहे हो, यहां पर ये कह रहे हैं 1 अगस्त से पहले का जो पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, जबकि जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है वो मिला है 1 अक्टूबर। तो अगेन हो सकता है हमें हमारा ये स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़े कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है कौन सा। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट, अभी लिखो मत इसलिए मैं बोल रहा हूं, मिस्टेक्स होगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में इससे पता है आपको क्या मिलेगा, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो रहा है। मतलब यहां पर ना हम लोग जीपी अलग से नहीं निकाल सकते, सेल्स का रेशियो अलग होगा, सीओजीएस का अलग होगा, ठीक है। रेंट ऑफ द बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड, रेंट के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 कहां पे गया, कहां पे गया, कहां पे गया, वर्किंग नोट नंबर 3, नो प्रॉब्लम सर 3 क्यों, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम 1st of July, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 पेड टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। इजी है, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। वैसे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होता है ना वो टाइम रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज ऑफिस एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंसेस है, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है उसके अंदर 4,800, 4,800 जो है वो सेल्स प्रमोशन का है। तो ये जो 4,800 है ना, क्योंकि ये सेल्स प्रमोशन का है, ये जाएगा सेल्स रेशियो में, और 16,800 में से 4,800 चला गया, 12,000 रुपीज जाएगा टाइम रेशियो में। समझ में आ रहा है, सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई एम कमिंग टू टाइम रेशियो, डोंट वरी। Depreciation includes ₹600 for new assets acquired in 1st August 2021। मतलब 600 रुपए स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, ठीक है, देख लेंगे। Purchase consideration was discharged by company on 30th September 2021 by issuing 60,000 equity shares of ₹10 each। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। You are required to prepare P&L in the columnar format for the year ending 31st March 2022, showing the allocation of profit between pre and post incorporation profits, indicating the basis of apportionment।
टाइम रेशियो पे मैं वापस आता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आफ्टर द अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट, नाउ companies do not require certificate of commencement of business anymore, whether it's a public limited company or it's a private limited company. COI is the only certificate they need to obtain. Really speaking, which is that date when you call that the company is incorporated, as I discussed in the previous question, it is the date of COI. So यहां पर अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, the company was incorporated on 1st August 2021, तो आपको समझ में आएगा कि माय डियर फ्रेंड्स, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट मत लेना, ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इट विल बी 1st of August 2021, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months प्री इनकॉर्पोरेशन, 8 months पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, टाइम रेशियो 1:2। चेक ऑल ऑफ यू। फिर पहले 1:1 कैसे लिखा, वही तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। 1:2 क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। वर्किंग नोट्स हम लोग बनाने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द वर्किंग नोट्स ओवर हियर। ये देखिए सारे वर्किंग नोट्स हम डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। एक बार आप सभी जने ये एडजस्टमेंट्स को वापस पढ़ें, पेशेंटली वापस पढ़ें, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। Now, shall we start? वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोल्यूशन में लेके आओ। सबसे पहले देखो, टाइम रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है 1:2। सेल्स रेशियो हम लोगों को निकालना है, फोकस कीजिएगा सभी जन। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स रेशियो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से कब तक है दोस्तों, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। 1 अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई 21, 1 August 21। Now, the total sales for the year arose evenly up to the date of commencement. Certificate of commencement. What is the date of certificate of commencement? It's 1st of October. तो सितंबर तक सेल इवन है, पहले 6 महीने का सेल इवन है, और उसके बाद में दिस स्पर्टेड मींस ग्रीव टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज of 2/3 during the rest of the period. अब ये थोड़ा ट्रिकी है, समझना थोड़ा ट्रिकी है। अगर मैं कहता हूं कि अप टू सितंबर, मतलब जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिला तब तक का अगर मेरा सेल है x, तो आफ्टर अक्टूबर मेरा सेल होगा x प्लस स्पर्टेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3, 2/3 ऑफ x। चेक करो। Now, how do you calculate 2/3? Take on your calculator, get 2/3, divide कीजिए इसको। If you divide 2/3 of x, you will get 0.67x rounded off। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अप टू सितंबर मेरा सेल है x और आफ्टर सितंबर मेरा सेल होगा 1.67x। चेक कर लीजिएगा, my sales after October will be 1.67x। now इनकॉर्पोरेशन का पीरियड क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, रुको, उसके बाद मेरा सेल कितना हो गया 1.67x। कब से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए। अच्छे से चेक करो। सेल्स spurted a growth of increase of two-third of the average monthly sales which was earlier. So 1 2 3 4 4x 1 2 2x plus 1.67 into 6 months, राउंडिंग ऑफ कर लेना, 10x आंसर आएगा। 10.02 आएगा, बट अगर आप 0.666666 लेते हैं तो 10x आएगा। Therefore it is 4x is to 12x, 1:3। चेक करो, सेल्स का रेशियो है 1:3। द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 1:3। आमतौर पे नॉर्मली हम किसी भी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, जो हम यहां पर बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज दोस्तों यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो अलग है। तो सिर्फ जो सेल्स की फिगर है, अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ जो सेल्स की फिगर है वो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहां पे गया यार? हाउ मच इज माय सेल्स? 19,20,000 की जो सेल्स है, 19,20,000, it will be divided in the ratio 1:3 divided by 4. तो 4,80,000 will be the pre-incorporation sales, है ना? And multiplied by 3, 14,40,000 will be post-incorporation sales. यहां पर हम जीपी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बिकॉज सीओजीएसबी चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? मैं इसको वर्किंग नोट नंबर 2 ही रेफरेंस दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया है टाइम रेशियो का। अब हम करते हैं सीओजीएस का रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। हो सकता है कंपनी बनने के बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे तो आपको ज्यादा बेटर डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। द कंपनी डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द यूनिट कॉस्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 10% सिंस अगस्त 2021। अगस्त 2021 के बाद आपकी कॉस्ट 10% से कम हुई है, ओके, एज कंपेयर टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मेरी कॉस्ट थी x, तो पोस्ट में होगी 0.90x। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो रेफरेंस आता है, जो वेटेज आता है, वो सेल्स के साथ आता है। कभी भी ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा यहां पे, समझना, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मुझे सबसे पहले सेल्स रेशियो पकड़ना पड़ेगा। प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स रेशियो है मेरा 1 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स रेशियो है 3। हमने अभी ऊपर निकाला है। क्वेश्चन कहता है माय सीओजीएस फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज x and post incorporation is reduced by 10%, so 0.90x or 0.9x, so consequently it will be x and 2.7x। चेक करना, सीओजीएस का रेशियो क्या होगा, x and 2.7x, 1:2.7, 1:2.7। चेक कीजिएगा, ये पूरे नोट्स अपलोड होंगे गूगल ड्राइव के फोल्डर में, जिसकी लिंक लाइव चैट में पिन की गई है, कमेंट सेक्शन में पिन की गई है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन उठा सकते हैं वहां से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, 1:2.7। सीओजीएस चेक कर लो दोस्तों कितना है एक बार, 15,54,000। टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 15,54,000 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करेंगे, 3.7। इज इट कमिंग 4,20,000?
1:2.7 एंड इंटू 2.7 आएगा 11,34,000। चेक करिएगा, दो मेजर रेशियोज निकल गए। अब तो क्वेश्चन चिंटू बचा, एकदम चिंटू क्वेश्चन, अब तो कुछ भी नहीं है। मतलब स्टेटमेंट नहीं बनाना है यहाँ पे, पीएनएल का फॉर्मेट बनाना है शेड्यूल 3 के हिसाब से। मतलब इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन में दो चैप्टर्स चेक कर लिए आपके, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, शेड्यूल 3 पार्ट 2। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, रिकॉर्डिंग में भी मजा आ जाता है, सीरियसली बता रहा हूं। और मुझे फीडबैक चाहिए सबका, सेशन खत्म होने के बाद सबको कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है। और सिर्फ कमेंट ही नहीं करके बताना है, आपका नाम भी लिखना है, शेयर का नाम लिखना है, और इस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करना है। मैं बताऊंगा वो कैसे करना है, बट पहले क्वेश्चन होने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेंट के बारे में क्या है। रेंट ऑफ द बिल्डिंग वाज इंक्रीज बाय 20% सिंस 1 November 2021. It has also occupied the additional space from 1 July 2021 for which the rent was 6,000 per month. मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, एडिशनल स्पेस भी, कोई बात नहीं। मैं काम करता हूँ ना, पिछले क्वेश्चन वाला एक बार ये फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। आप ऐसा ट्राई मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नाउ फोकस चाहिए सभी का। What is the total rent debited to P&L account is 80,000. Can you see this figure, all of you? Rent 80,000. Total rent debited to P&L account 80,000. What I do, I write down total rent over here as 80,000. Now, सबसे पहले देखते हैं additional space का rent कितना है और कब से है। Additional space, it has also occupied additional space from 1st of July at a rent of 6,000 per month. कंपनी कब बनी है पता नहीं सर। अबे च्यवनप्राश का पता नहीं तो सर 1 अगस्त को, मतलब जुलाई महीने का रेंट एडिशनल स्पेस का भी प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। तो जुलाई महीने का एक महीने का रेंट 6,000 रुपए प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का 6,000 into 8 months रेंट 48,000 will go to post incorporation. चेक कर लेना। So total rent for the new premise will be 54,000. चेक कर लेना। 6,000 into 1 month, 6,000 into 8 months. Additional space is taken on rent from 1st of July. तो 1 जुलाई से 31 जुलाई का रेंट जो है वो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में। 1 अगस्त के बाद का रेंट जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। टोटल रेंट ऑफ द न्यू स्पेस इज 54,000। मतलब हाउ मच इज द रेंट फॉर एग्जिस्टिंग स्पेस, उसको जरा देख लेना यारो, 26,000। ये 26,000 कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर आया। ये क्लियर है कि यहां तक सभी लोग चेक कर लेना। तो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक क्लियर है तो बता दो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी गोची है, गोची। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 1st of November। मतलब रेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। Rent is increased by 20% from 1st of November. X, 20%. 1.2x, 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 1.2x। अब ये पूरा एक साल का स्केल हमारे सामने, इसमें से हमें रेशियो मिल जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4x प्री इनकॉर्पोरेशन, और ये पूरा पोस्ट 1 2 3 4 5, 1.2 into 5 होता है 6 7 8 9x। ये है पोस्ट। इसका मतलब है ये जो 26,000 रुपए का रेंट है ना, इसको हमें किस रेशियो में स्प्लिट करना है, 4:9 के रेशियो में। 4:9 मतलब 4 + 9, 4 + 9 मतलब 13।
तो 26,000 डिवाइडेड बाय 13, हाँ ऐसी फिगर तो आनी चाहिए, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। 8,000 और 18,000, तोड़ू एडजस्टमेंट है, 14,000 रुपए। मजा आ गया, वो बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है, बहुत ही फाड़ो एडजस्टमेंट है, चेक कर लो सभी चलेगा। फोर्टीन एंड 66, ये देखो 14,000, 66,000, this is done, this is done, this is done. Salaries tripled from 1st July 2021, यहीं पे लिख देता हूं ना मैं सैलरीज का। सैलरीज ट्रिपल फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1st जुलाई से सैलरी ट्रिपल हो गई है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सैलरी कितना, 1, 2, 3 एंड 3 6x, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 24x, तो रेशियो क्या हो गया, 1:6 4 24, 1:4, सैलरीज का रेशियो हो गया 1:4। कहाँ है सैलरीज, कहाँ है सैलरीज, ये रहा 42,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,400। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1:4 into 4 equal to 33,600। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जितनी भी आपके एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का मतलब इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट पर्सनल, तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से एमडी को जो रेम्यूनरेशन पे किया है वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन, तो जो टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस है आपका 16,800 का, उसमें से 4,800 सेल्स रेशियो में जाएगा, 12,000 टाइम रेशियो में जाएगा। मैं आता हूं आपके नोट्स में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में अगर आप देखेंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डिवाइड किया है, यहां पे मैं बता देता हूं, जगह ही नहीं बची भाई, जगह बना लो, दिल में हो या नोट्स में, जगह बना लेना चाहिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 16,800, इसमें से 4,800 सेल्स रेशियो, 12,000 टाइम रेशियो, प्री पोस्ट। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो कितना है, 1:2 है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा 4,000 और ये होगा 8,000। चेक करना, सेल्स रेशियो है 1:3, तो 4,800 डिवाइडेड बाय 4, ये होगा 1,200 और ये होगा 3,600। सही है ना, हाँ। अब अगर टोटल में देखता हूं प्री का, तो 1,200 प्लस 4,000 होता है 5,200, और यहां पर मैं देखता हूं 3,600 प्लस 8,000, 11,600। चेक करो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उन्होंने अलग अलग कर दिया है। 4,800 कहाँ लेके गए, ये देखिए, पहले तो उन्होंने सिर्फ 12,000 को स्प्लिट किया, 4,000 एंड 8,000, और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस में भगवान मालिक है इन लोगों का, 1,200 एंड 3,600। कॉम्प्लिकेटेड करना तो कोई इनसे थी, जबरदस्त। आपके बेसिक स्ट्रांग हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 600 फॉर न्यू एसेट्स एक्वायर्ड इन अगस्त 2021। समझते हैं इसको भी, समझते हैं इसको। आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है सभी को, आर यू एंजॉइंग? डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना है, चेक कीजिएगा आपके पीएनएल अकाउंट में 9,600 है, 9,600।
अब ये क्या कह रहा है कि 9600 में से 600 जो है इट इज रिलेटिंग टू, इट इज परटेनिंग टू August 2021, assets acquired in August 21. August 21 का मतलब क्या है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब 600 रुपया जो है वो क्लियरली एक्सप्रेसली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। तो 9000 जो है उसका क्या करेंगे? टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। टाइम रेशियो कितना है दोस्तों? 1:2, मतलब 3 बोले तो 3000 and 6000. So total depreciation of pre is 3000, total depreciation of post is 6600. चेक करना, 6600 चेक करना, 3000 and 6600. Depreciation and amortization comes on the face, ये रहा 3000 and 6600. कुछ एक्सपेंसेस है जो कंपल्सरीली आते हैं फेस ऑफ द पीएनएल पे, और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं दे गो एंड एज एन एडिशनल अदर एक्सपेंसेस इन द शेड्यूल ऑफ अदर एक्सपेंसेस. ओके, टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन सर्टेनली. Purchase consideration was discharged by company on 30th September 2021 by issuing 60,000 new shares of rupees 10 each. What do you mean by purchase consideration? तो जो कंपनी ने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया है, ऑनगोइंग बिजनेस को टेक ओवर किया है, तो उस कंपनी को, उस सेलर को अमाउंट पे करना है, परचेज कंसिडरेशन पे करना है. ये जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है, अगर ये लेट पे किया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आप यहां पर देख सकते हैं इंटरेस्ट टू वेंडर 4200. परचेज कंसिडरेशन ड्यू कब होता है और परचेज कंसिडरेशन कब तक पे होता है? इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2021. और ये क्या कहा है कि कंपनी हैज डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन ऑन 30th सितंबर. मतलब कितने महीनों का है ये परचेज कंसिडरेशन? कब से कब तक है बेटा जी? इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th सितंबर. मतलब कितने महीनों का है? 6 महीनों का. अब यहां पर थोड़ा दिमाग चलाना. ये जो 6 महीने का परचेज कंसिडरेशन है दोस्तों, इन 6 महीनों में से कितने महीने प्री के हैं और कितने महीने पोस्ट के? कैलकुलेट करो. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे और पोस्ट में कितने जाएंगे? 2 महीने. सर व्हाई आर वी नॉट डिवाइडिंग इट इन द टाइम रेशियो? बिकॉज दिस इज नॉट द एक्सपेंस फॉर द होल ईयर. Is it the expense till 31st March? Answer is no. This expense is only and only for 6 months. April, May, June, July, August and September. Out of these 6 months, first 4 months are relating to pre-incorporation period. Remaining 2 months are post-incorporation period. So 4200 divided by 6 multiplied by 4, 2800 will go in pre-incorporation and 1400 in post-incorporation. That's all. That's all. चेक करो. फाइनेंस कॉस्ट में आएगा ये नोट नंबर 2, 2800, 1400. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो पूरी तरह पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट्स ऑल. क्वेश्चन इज ओवर. नाउ व्हाट लेफ्ट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंटेशन पार्ट, माय डियर फ्रेंड्स. जस्ट एंड जस्ट द प्रेजेंटेशन पार्ट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. करेक्ट? सो भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और उनके सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये मैराथन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा. मुझे भी काफी मजा आया है आपको पढ़ा के. थोड़ा सा टायरिंग था बट कोई बात नहीं. जब तक तपेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं. अगर एक लोहे को औजार बनना है तो तपना होगा. अगर इस सीप के अंदर से मोती निकालना है तो गोताखोर को नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी. उस नदी के ठंडे पानी का सामना करना पड़ेगा. उस पानी के अंदर खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा. अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी. सांस को रोकना पड़ेगा.
क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं करेंगे आपके हाथ में ये सीप नहीं आएगा, और जब तक हाथ में सीप नहीं आएगा एक उम्मीद नहीं होगी कि आपको सीप में से मोती मिल सकता है। देखो, हाथ में सीप आने का मतलब निश्चित मोती मिलेगा ये जरूरी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट फल मिले या ना मिले इस चक्कर में या इस सोच से हम काम करना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी को मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग वी आर हंटिंग फॉर अ पर्ल इन एन ऑयस्टर। हम सब लोग इस सीप में से मोती ढूंढने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों सीप जब मिलेंगे, हजारों सीप जब खुलेंगे, तब जाकर चंद मोती उसमें से मिलेंगे। मेहनत हम हमारी तरफ से पूरी करेंगे, ऊपर वाला हमारा साथ देगा। रिजल्ट जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ग्रुप 1 अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ग्रुप 2 की हमारी बैच 15 दिसंबर से चालू हो रही है, एकाग्रता के ऐप पे लाइव है। ग्रुप 1 अगर आपको लगता है एग्जाम के बाद अच्छे से नहीं हुआ है तो आप हमारे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ekagrata.co.in। सिंपल मैं एक चीज यही कहना चाहता हूं, इफ यू डोंट वर्क हार्ड फॉर दिस अटेम्प्ट, if you don't work hard for this attempt, be ready to work harder for next attempt. That's very, very important. So on behalf of team Ekagrata, I thank you all for participating in this marathon. उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा है। Please don't forget to give your feedback in the comment section of the marathon. अपना feedback जरूर दें, मुझे बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा है, और आपका इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लेवल क्या उसको 10 में से डिफाइन करें। सो वेयर 1 मींस लो कॉन्फिडेंस, 10 मींस हाईएस्ट कॉन्फिडेंस, वेयर इट इज 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है जरूर डिफाइन करें। कल के मैराथन में आने से पहले चैप्टर को पूरा खल्लास कर दें। जितने भी क्वेश्चंस आपने AAA इंडेक्स में स्टार मार्क किए, जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की है, मेरी बुक से स्टार मार्क किए, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। MTP, RTP, PYQ जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा है कंप्लीट करें। कल हम लोग मिलेंगे, 3 छोटे छोटे चैप्टर्स करेंगे, बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। मेरी जिंदगी के सबसे बॉटम फेस से मैं गुजर रहा हूं, और इस बॉटम फेस में भी मेरा साथ दिया है आप लोगों ने। Trust me, believe me, it's not easy to come live. It's not easy to take classes. It's not easy to build whatever I have built in just 1 month. You can consider my life as an example for you guys. जब मैं रॉक बॉटम पे जाकर इतनी तेजी से बाउंस बैक कर सकता हूं, तो आप तो सर्टनली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ट्रस्ट, लव एंड अफेक्शन। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक तास है तब तक आस है। गुड नाइट।